2 रोज पहले की बात है। सुबह अचानक मेरी जल्दी नींद खुल गई तो मैंने सोचा बाहर टहलाती हूँ। बाहर निकली तो देखा, कुछ कदम चली तो देखा कि पास के मैदान के बाहर कुछ बच्चे सोए हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए बच्चे पतले पतले कंबल ओढ़े सो रहे थे। मैं एक पल के लिए रुकी, उनकी हालत के बारे में सोचा, दुख हुआ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं भी आगे चल दी और टहलते हुए घर लौट आई। हमारे और आपके सामने रोजाना ऐसे कितने बच्चे आते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता, कोई घर नहीं होता, और अगर माँ बाप होते भी हैं तो वो ठीक से अपने बच्चों को पाल नहीं पाते। ये बच्चे भीख मांग कर किसी तरह गुजारा करते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को रहने के लिए छत मिलती है शेल्टर होम की शक्ल में। कुछ शेल्टर होम सरकारी होते हैं तो कुछ को एनजीओ चलाते हैं, लेकिन कई बार इन शेल्टर होम्स में भी बच्चों के साथ गलत होता है। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती, उल्टा उनका उत्पीड़न होता है। आए दिन ऐसे मामले आते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसी तरह के 2 शेल्टर होम से जुड़े हुए हैं। दोनों राजधानी दिल्ली में हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहे थे और भी कई तरह के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। बड़ी खबर तक पहुंचने से पहले जान लीजिए दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी ही आपको गुस्से से भर देगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है महोबा नाम से। यहां के एक गांव में रहने वाली 82 बरस की एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिला के परिवार का कहना है कि वो अपनी नातिन के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उसकी नातिन रात में बुजुर्ग महिला को घर पर अकेला छोड़कर किसी काम से बाहर गई थी। खाली घर देख गांव के 2 आदमी वहां घुस आए और महिला का रेप किया। जब नातिन सुबह घर पहुंची तो देखा कि बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत अपने परिवार वालों को जानकारी दी। फिर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज की गई। महिला का मेडिकल टेस्ट हो रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली सुर्खी उस औरत से जुड़ी है जिसके ऊपर 16 लोगों को ठगने के आरोप है। महिला पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रहती है। सायली नाम है, 27 बरस की है। चेन्नई के एक आदमी ने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि डेटिंग ऐप के जरिए वो एक महिला से मिला। फेस टू फेस मुलाकात करने के लिए वो पुणे गया। दोनों फिर एक होटल में गए जहां महिला ने आदमी की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद महिला उसके पैसे लूटकर भाग गई। पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा तो जांच करते करते पुलिस गई सायली के पास। छानबीन में पता चला कि सायली करीब 16 लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। वो डेटिंग ऐप्स के जरिए उनसे मिलती थी और बेहोश करके पैसे लूटकर भाग जाती थी। आरोपी महिला अब पुलिस की गिरफ्त में। अगली सुर्खी बनाई है उस महिला ने जो करीब 20-21 दिन से जेल में बंद है। नाम है नवदीप कौर। 24 बरस की है। दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट है। मजदूर अधिकार संगठन यानी MAS की सदस्य है। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह संगठन उन यूनियन में शामिल है जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 12 जनवरी को नवदीप को सिंगू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई थी। ट्विटर पर लोग लगातार नवदीप की रिहाई की मांग कर रहे हैं। फ्री नवदीप कौर के साथ लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने जबरन नवदीप को जेल में रखा है। यहां सुर्खियां होती हैं खत्म। अब बारी है बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली देश के नक्शे पर कहां है आप जानते ही होंगे। दिल्ली में बड़ी फेमस और पुरानी एक मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार। ये आती है साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली के इलाके में। इसी इलाके में 2 शेल्टर होम्स है। नाम है उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम। उम्मीद अमन घर लड़कों का शेल्टर होम है और खुशी रेनबो होम में लड़कियां रहती हैं। अब इन्हीं दोनों के खिलाफ दिल्ली के मेहरौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और ये केस NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। मामले की शुरुआत होती है अक्टूबर 2020 से। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को NCPCR की टीम ने दोनों शेल्टर होम्स का दौरा किया था। टीम को कुछ खामियां नजर आई थी। उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे फिर दिल्ली पुलिस को सौंपा गया था। इसी के आधार पर पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी JJ एक्ट के सेक्शन 75 और 83(2) और IPC के सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किया है।
एनसीपीसीआर को किसी तरह की खामियां दिखी थी और रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, इसकी जानकारी हमें दी एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन यानी प्रियांक कानूनगो ने। उन्होंने बताया कि ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि शेल्टर होम्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था ठीक नहीं थी, कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, ठीक से सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जा रही थी, उन्हें एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भेजा गया था। प्रियांक कानूनगो ने और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वहाँ पे टॉयलेट्स और बाथरूम इंसफिशिएंट नंबर में थे। छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को सोने का स्थान और टॉयलेट्स बाथरूम अलग अलग होना चाहिए, ऐसा किशोर न्याय अधिनियम 2015 और उससे जुड़े नियम कहते हैं। लेकिन इसका वहाँ पे खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा था। वहाँ बच्चों को पोर्टा केबिन्स के अंदर रखा गया था, 3 शेड्स के अंदर रखा गया था, मेन्यू प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। बच्चे किचन में काम करते हुए भी हमको देखे गए। वहाँ पे कोविड के प्रोटेक्शन के लिए जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं हो रही थी। इस अन्य प्रकार की स्टाफ इंसफिशिएंट था, इस प्रकार की हमको वहाँ पे प्राइमा फेसी प्रॉब्लम्स दिखी। उसके बाद हमने इनसे और जब पेपर्स मांगे तो कई प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो उसकी समझ में आई। दिल्ली सरकार इनको पैसे देती है बच्चों को वहाँ पे के लिए, रखने के लिए, भोजन कराने के लिए। उन पैसों के अलावा ये 4 अन्य जगहों से पैसे लेते हुए हमको वहाँ पे मिले कागजों में। भाई पुलिस जब आपको पर्याप्त मात्रा में पैसे दे रही है तो फिर आपको विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेने की क्या जरूरत है। उनको बताया कि उनको प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए जाया गया था जंतर मंतर पे। वहाँ पे धूप लगी, बच्चों ने शिकायत की, बच्चे परेशान हुए तो उन्हें वापस लाया गया। बच्चों का तो गलत इस्तेमाल हुआ ही है। इसके अलावा प्रियांक कानूनगो ने बताया कि उम्मीद अमन घर में 2012 से 2016 के बीच बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं भी हुई हैं। 2012 वाली घटना में बच्चे की मां ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, जिसे शेल्टर होम ने दबाना चाहा था। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के आदेश के बाद ही बच्चा उसकी मां के हवाले किया गया था। हालांकि प्रियांक कानूनगो ने बताया कि खुशी रेनबो होम से सेक्सुअल अब्यूज का मामला सामने नहीं आया था। एनसीपीसीआर का कहना है कि दोनों शेल्टर होम्स में पैसों के मामले में भी गड़बड़ी की जा रही थी। आरोप लगाया कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस से ये पैसे ले रहे थे। इस पूरे मामले में एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, नाम है हर्ष मंदर का। कौन है ये? पूर्व आईएएस ऑफिसर है, सोशल एक्टिविस्ट है, राइटर भी है, सेंटर फॉर इक्विटी एनजीओ के डायरेक्टर है। अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष मंदर का एनजीओ ही दोनों शेल्टर होम्स का कर्ता धरता है। एनसीपीसीआर का कहना है कि जब उन्होंने अक्टूबर में ऑडिट किया था तब हर्ष ने कहा था कि उनका दोनों शेल्टर होम्स से कोई लेना देना नहीं है। इस पर फिर एनसीपीसीआर ने दोनों होम्स के दस्तावेज चेक किए और पाया कि सेंटर फॉर इक्विटी ही दोनों को चला रहा था। चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो का कहना है कि हर्ष ने उनकी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। खैर, इस मामले में हमने हर्ष मंदर का बयान लेने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने न फोन का जवाब दिया न मैसेज का। दोनों एनजीओ से भी कांटेक्ट किया, लेकिन किसी अधिकारी से हमारी सीधे तौर पर बात नहीं हो सकी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शेल्टर होम्स के मैनेजमेंट का कहना है कि एनसीपीसीआर हर्ष मंदर की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यानी हर्ष सरकार और सरकार की योजनाओं के आलोचक है। ये भी कहा कि हर्ष अब इस प्रोग्राम के रोजाना होने वाले कामों से जुड़े हुए नहीं। मैनेजमेंट का दावा है कि 2012 से 2016 के बीच सेक्सुअल अब्यूज के 3 मामले सामने आए थे, जिनमें से किसी भी मामले में आरोपी स्टाफ का मेंबर नहीं था, बल्कि बच्चों के साथी ही आरोपी थे। यह भी कहा गया कि सभी मामलों में एक्शन लिया गया था और एफआईआर की गई थी। इसी मुद्दे पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ यानी डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर का कहना है कि सेक्सुअल अब्यूज के मामले इसके बाद भी हुए थे, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया था। मैनेजमेंट ने पैसों की गड़बड़ी के आरोपों को भी खारिज किया है। यह भी कहा है कि किसी भी बच्चे को एंटी सीएए प्रोटेस्ट में नहीं भेजा गया था। इस केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल अब्यूज वाला केस भी सामने आया है। क्या है ये एक्ट, कैसे मामलों में इसे लागू किया जाता है, ये जानने के लिए हमने बात की जानी मानी वकील सीमा कुशवाहा से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी एक्ट की होलिस्टिक अप्रोच है, वो ये है, उनका उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे को जिसके पास गार्जियन नहीं है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जिसकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो सकती है, जो कि भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं विकलांग हैं जिनको उनके गार्जियन घर से निकाल दे रहे हैं, कुछ बच्चे मिसिंग होते हैं लेकिन उनके गार्जियन नहीं मिल पाते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंक्वायरी। तो ऐसे बच्चों को इन शेल्टर होम में जो प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है या गवर्नमेंट शेल्टर होम है उसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है
कि उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी दी जाए, प्रोवाइड करवाई जाए, उनका पोषण प्रॉपर हो, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, वो ये महसूस ना करें गवर्नमेंट के रहते हुए, इन लॉज के रहते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई गार्जियन नहीं है, उनका कोई संरक्षक नहीं है। तो इनकी एक होलिस्टिक अप्रोच है पूरी, जिसको हम कहेंगे, एक वियना कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हमारे भारत में फॉलो किया गया, देन आफ्टर ये कानून बना है। तो इसका पर्पज यही है। दूसरा अगर बात करें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन है 75, ये कहता है कि बाल विवाह को क्रूरता मानता है, क्रुएल्टी है कि अगर कोई बाल विवाह करता है। तो अभी मुझे इतना नहीं पता है कि क्या इन शेल्टर होम से कोई भी माइनर बच्चों की शादी भी कराई जा रही थी, क्योंकि अगर ये सेक्शन लगा है तो ये सेक्शन यही कहता है कि बाल विवाह क्रुएल्टी है, और अगर इसका कोई अपराध करता है तो उसको कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। तीसरा अगर हम बात करें 83 सेक्शन की, 83 ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा किसी के प्रोटेक्शन में रह रहा है, चाहे वो गार्जियन हो उसका, कहीं पर शेल्टर होम हो, या किसी स्कूल कॉलेज के जो रेजिडेंशियल हॉस्टल्स होते हैं वहां पर भी, तो जिसके प्रोटेक्शन में वो बच्चा है, जिसके संरक्षण में है वो बच्चा, और अगर वो क्राइम करता है तो उसके लिए उस बच्चे के साथ साथ उसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उस अपराध के लिए। बच्चे को तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बेनिफिट मिलेगा कि उस पर अडल्ट की तरह एफआईआर नहीं लॉज होगी, ट्रायल नहीं होगा, केस नहीं चलेगा, लेकिन जो संरक्षण दे रहा है उस पर प्रॉपर सेक्शन में एफआईआर दर्ज होगी और उसका ट्रायल होगा, उसका कन्विक्शन होगा, जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर का है, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत भी केस हुआ है। क्या है ये धारा, ये भी सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। कि कोई भी अगर लोक सेवक के द्वारा सम्यक रूप से कोई आदेश जो है, प्रख्यात आदेश दिया गया है और उसकी नेग्लिजेंसी की गई है, तो फिर ये सेक्शन 188 लगेगा, जिसमें पनिशमेंट जो है इसमें 1 मंथ का दिया जाता है। दूसरा ही अगर इस सेक्शन की हम बात करें, जिसका है कि अगर इस तरीके की नेग्लिजेंसी से जो बच्चे हैं, उन बच्चों की लाइफ खराब होने का सवाल है, या उन बच्चों के जैसे कहेंगे कि उनको आपने किसी ऐसी जगह पर भेज दिया, जैसे ये जो मैं पढ़ रही थी, एफआईआर हुई कि कुछ बच्चे वहां शेल्टर होम से जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर भेजा जा रहा था माइनर बच्चों को, तो उनकी लाइफ को आप जानबूझ करके खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट चला गया, आईपीसी में ये क्राइम हो गया। तो इसके तहत ये धारा लगाई गई है कि वहां पर नेग्लिजेंसी हुई है, उन बच्चों को ऐसी जगह भेजा गया जहां नहीं भेजा जा सकता था, तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर्स को नहीं माना गया। इस केस में हमारी सीधे तौर पर आरोपी पक्ष से बात नहीं हो पाई है, हम लगातार उनका पक्ष लेने की कोशिश में हैं। जैसे ही हमारी बात होगी आपको हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। खैर, जब छोटे बच्चों की बात निकली ही है तो थोड़े बहुत दर्शन आंकड़ों के भी कर लीजिए। ये आंकड़े लापता हुए नाबालिग बच्चों से जुड़े हुए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 फरवरी को बताया कि पिछले 5 साल में करीब 2,34,839 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें 43,515 बच्चे 2020 में गायब हुए थे। हालांकि कुल बच्चों में से 2,07,880 बच्चों को खोजा जा चुका है। ये जानकारी मंत्रालय द्वारा बनाए गए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में भी मौजूद है। अब हो चला है हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का वक्त। आज इस सेक्शन में हम आपको लक्ष्मी नाम की एक फिल्म रेकमेंड कर रहे हैं। लक्ष्मी वो वाली नहीं जो अभी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, ये फिल्म दूसरी है। 2014 में आई थी ये फिल्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। आपको इस फिल्म में दिखेगा कि भारत के गांवों से लेकर शहरों तक ये क्रूरता का तंत्र कैसे फैला हुआ है। फिल्म में मोनाली ठाकुर लक्ष्मी का किरदार निभा रही है। लक्ष्मी 14 साल की एक बच्ची है जिसे उसके गांव से किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी को किस तरह से यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ये फिल्म उसी का दस्तावेज है। यातनाओं और क्रूरता के अलावा लक्ष्मी साहस और धैर्य की कहानी भी है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है नागेश कुकुनूर। मोनाली के अलावा नागेश कुकुनूर, सतीश कौशिक, शेफाली शाह, राम कपूर और गुलफाम खान अहम रोल्स में है।
ये फिल्म यकीनन ऐसी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। इसे देखें और बताएं ये आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगा। फीडबैक दें, कमेंट करें। अपने हाथों से आप चाहें तो खत भी लिख सकते हैं। मेरा पता आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खत मिलने पर मैं आपके खतों के जवाब दूंगी इसी शो में। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।